नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। शुरुआत करेंगे। 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल प्रदेश का बजट पेश करने जा रही हैं और इस बार के बजट से किसानों को सरकार से काफी उम्मीद है। किसानों का कहना है कि सरकार को बजट में बिजली बिलों पर छूट देनी चाहिए। इसके साथ ही बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए क्योंकि किसानों को दिन में बिजली नहीं मिल पा रही है और इसके अलावा दवाइयों और खाद की कीमत भी कम करनी चाहिए और समय पर खाद उपलब्ध होनी चाहिए। किसानों ने बताया कि लंबे समय से डीजल पेट्रोल के दाम भी काफी बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से महंगाई भी काफी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार को महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान करने चाहिए। हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने किसानों से खास बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा का विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और आगामी 8 तारीख को महिला दिवस के मौके पर बजट भी पेश किया जाएगा हरियाणा का। उसको लेकर किसान यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं उन्हीं से हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणराज यादव, गांव चंदावली। क्या मानते हो बजट में क्या कुछ होना चाहिए किसानों के लिए? देखिए, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारी सरकार को किसानों के ऊपर जैसे खाद हैं, बीज हैं और भी कई सुविधाएं, बिजली जैसी सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी किसानों के साथ साथ हर वर्ग को खुशी रखेंगे और अच्छा बजट पेश आएगा, हमें उम्मीद है पूरी। तो उम्मीद है इनको कि अच्छा बजट पेश होगा। आप क्या मानते हैं? अच्छा बजट पेश होना चाहिए। किसानों के लिए दवाई महंगी होगी, वो सस्ती होनी चाहिए। ट्यूबवेल के कनेक्शन है बिजली के जो वो मिलने चाहिए, सरल तो मिल नहीं रही जी सरकार में तो बिल्कुल भी। किसानों की फसल टाइम पर बिकनी चाहिए जी, ये चाहते हैं जी हम तो। किसान अच्छी हो, दवाई बंदी हो और खाद भी बंदे हों और बिजली सही मिले किसानों को लिए जी। तो कहीं ना कहीं बिजली सही होनी चाहिए और ट्यूबवेल के कनेक्शन भी कुछ ना कुछ जो है उनमें रियायत होनी चाहिए। तो आप क्या मानते हैं? हमारे किसान है जो खाद बीज ये काफ़ी मंदा होना चाहिए। जैसे बिजली है किसानों को 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए और काफ़ी सारी हैं। हमारे किसानों को जो रात को पानी लगाते हैं उन्हें क्या नाम है, दिन को लाइट दी जाए। रात को लाइट नहीं आती? दिन को लाइट नहीं आती, रात को देते हैं 5-7 घंटा। जो पीछे के गांव है हमारे, तो लाइट आनी चाहिए दिन के समय ताकि उनको पानी लगाने में आसानी हो। और भी हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जयपाल है जी मेरा नाम। क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा है जी, किसानों के लिए जैसे बिजली अब 8 घंटे दे रहे हैं, किसानों के लिए 3 या 4 घंटे बिजली और बढ़ानी चाहिए, जिससे ज़्यादा रात को किसान परेशान ना हो, कोई जान का जोखिम ना हो और बिजली ठीक मिलती रहे। फसल है किसानों की, उसमें कोई परेशानी ना हो, ठीक ठाक अपने बिकती रहे, कोई परेशानी ना होनी चाहिए किसान को। क्या कुछ होना चाहिए? आप युवा हैं, किसानों के लिए क्या होना चाहिए या इसके अलावा और कुछ होना चाहिए? किसानों के लिए एक तो ये बिजली वगैरह पूरी टाइम से आनी चाहिए। खाद हैं, बीज हैं जो समय पर मिलते रहने चाहिए, सस्ते होने चाहिए। और सरकार को एक चीज़ और है, जो किसानों के अलावा जो अपना गरीब मजदूर वर्ग है उसके लिए और भी सुविधाएं करनी चाहिए। जैसे कि आप गैस वगैरह ले लीजिए, घरेलू गैस है दिन पर दिन महंगी होती जा रही है, अब गरीब आदमी कहाँ तक करेगा। उस चीज़ के लिए सरकार को सोचना चाहिए किसानों के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं घरेलू गैस के भी दाम कम करने चाहिए। आप क्या मानते हो बाबा? पूरा जी, ऊंचा सुनाई देता है उनको। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ पेट्रोल और ये बिजली बहुत महंगी होती जा रही है जी, इसी के बारे में ये सस्ती होनी चाहिए जी। सस्ती होना चाहिए। युवा हैं आप, क्या सोचते हैं किस तरीके का बजट होना चाहिए? युवाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब तबके को लेके, नौकरी पेशे वालों को लेके, किसानों को लेके बहुत ही मतलब अच्छा बजट पेश करने वाले हैं। और फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा ये कहूँगा कि हमारे जो किसान हैं उनके लिए जैसे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी खाद की, तो वो टाइम समय पे मिले। बिजली कटौती जो होती है वो थोड़ी और अच्छी हो। तो यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब पे अच्छा ध्यान देंगे और काफ़ी अच्छा करेंगे। और क्या देखते हैं आप, जिस तरीके से युवा हैं गाँवों में भी जाते होंगे, खुद भी खेती कर रहे हैं, क्या परेशानी आती है जिसका मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए? बजट के हिसाब से सोल्यूशन किसानों के लिए तो मेन जो लाइट का है वो होना चाहिए। जो 8 घंटे 10 घंटे मिलती है वो 12 से 13 घंटे, जो रात को भी हमारे जो किसान हैं वो खेतों में काम कर सकें।
तो कहीं ना कहीं तमाम किसान कह रहे हैं कि ट्यूबवेल जो है लगने चाहिए और बिजली की जो समस्या है उसका भी समाधान होना चाहिए। तमाम तरह की इन्होंने अपनी बातें उठाई हैं, जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट से। तो कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं बजट से कि उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। पृथला से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया, हरियाणा। तो यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के बीच हरियाणा के भी सैकड़ों की संख्या में बच्चे अभी तक वहां फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए हरियाणा सरकार तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। सरकार ने अब राज्य स्तर का कंट्रोल रूम फरीदाबाद में बनाया है, जहां पूरे हरियाणा के अभिभावक अपने बच्चों से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। कंट्रोल रूम में काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि कंट्रोल रूम अभी शुरू ही किया गया है, इसलिए ज्यादा कॉल नहीं आए। जो कॉल आ रही हैं उन्हें नोट कर उच्च अधिकारियों को बताया जा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच में छिड़ी जंग के बीच में हरियाणा के भी कई छात्र वहां फंसे हुए हैं और अब सरकार की तरफ से एक कंट्रोल रूम उन छात्रों के लिए बनाया गया है, जहां वो संपर्क कर सकते हैं और उनके पेरेंट्स भी संपर्क कर सकते हैं। और ये कंट्रोल रूम हरियाणा स्तर का फरीदाबाद के मंडल कमिश्नर के कार्यालय में बनाया गया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं अंदर लेकर आपको किस तरह से ये कंट्रोल रूम काम करेगा, आखिर क्या क्या इनको इंस्ट्रक्शन दी हैं, उसको लेकर पहले तो आपको दिखा देते हैं कि यहाँ एक रखा गया है जहां तमाम जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स यहां जानकारी दे सकते हैं कि उनके बच्चे फ़िलहाल कहां हैं और बाकायदा यहां उन्हें नोट भी किया जा रहा है। आप साफ तौर से समझ सकते हैं, रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। रजिस्टर में तमाम जो क्वेरी आ रही हैं उनको दर्ज किया जा रहा है और ये रिपोर्ट अब उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। चूँकि हरियाणा स्तर का इसको बनाया गया है तो पूरे हरियाणा से तमाम जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे जहां फंसे हैं उनके यहाँ वो जानकारी दे सकते हैं और यहाँ से जानकारी वो चाहे इंडियन एम्बेसी किसी भी कंट्री में जहाँ होगा वहाँ वो जानकारी साझा की जाएगी और उनको वहाँ से रेस्क्यू करने की बात की जा रही है। बात करेंगे, यहाँ असिस्टेंट हैं उनसे भी। क्या नाम है आपका भाई साहब? सिंह सर। सिंह जी, ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, किस तरह से रहा है? बढ़िया कर रहा है सर, टेलीफोन आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं सर। क्या क्या चीज़ें जानकारी दे रहे हैं, ले रहे हैं? पूछते हैं कि आपका बच्चा कहाँ है, फिलहाल उसकी पोजीशन क्या है, वो बताते हैं कि फिलहाल रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, कोई बताता कि ट्रेन में है फिलहाल मेरा बच्चा, तो नोट कर लेते हैं हम, आगे उच्च अधिकारी को दे देते हैं। नोट तो आप कर रहे हैं, लेकिन नोट करने के बाद में कहीं आगे इनको जानकारी साझा कर रहे हैं, किसको साझा कर रहे हैं ये जानकारी? हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं जी, श्री संजय जी, उनको साझा कर रहे हैं जी। अच्छा, अब तक की अगर बात करें काम करना शुरू किया है, कितने कॉल्स आ चुके हैं अब तक? अब तक 4 कॉल आए सर। 4 कॉल आ चुके हैं, उनकी जानकारी ऊपर पहुंचा दी गई? जी सर। किस तरह की कॉल हैं, कहाँ से आई? फंसा हुआ है। अब एक बता रहा था कि कल सिद्धार्थ देव थे, कोई PWD में है यहीं पे, वो बता रहे थे कि उनका लड़का मिहिर देव ट्रेन में बैठा है, कल बता रहा था। आज एक और फ़ोन आया है जी, फिरोजपुर कलां से थे कोई, उनका लड़का रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, ये बता। चूँकि हरियाणा स्तर का इसको बनाया गया है तो क्योंकि अभी फरीदाबाद की 2 क्वेरी बताई गई हैं, तो हरियाणा से किसी और दूसरे ज़िले से भी कोई फ़ोन कॉल आए हैं क्या अभी? जी सर, डिस्ट्रिक्ट करनाल से आई थी जी कल। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट करनाल से। अच्छा, करनाल से फ़ोन आया, क्या क्वेरी थी उनकी पेरेंट्स की? उन्होंने बताया कि उनके बेटे जो है अभी गलोसिया में है जी। गलोसिया में जी। तो ये क्या आपने जानकारी किसी से साझा की है अभी? ये कल शाम को 4 बजे कॉल आई थी जी, तो उन्होंने रिपोर्ट जो उनकी शिफ्ट थी उन्होंने रिपोर्ट आगे सेंड कर दी जी। ये लगातार कितने घंटे में रिपोर्ट जो सबमिट जा रही है जी? शिफ्ट के हिसाब से? शिफ्ट के अनुसार जी। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं। देखिए, हरियाणा के काफ़ी संख्या में छात्र फंसे हुए हैं और ऐसे में उनको निकालना कहीं ना कहीं सरकार की भी प्राथमिकता है और इसीलिए तमाम तरह के प्रयास सरकार की तरफ से किए गए हैं और पूरे हरियाणा के स्तर का कंट्रोल रूम बनाया गया। यहाँ से तमाम जो सुविधाएं अगर पहुँचाई जा सकती हों तो वो उसके लिए कोशिश की जा रही है और इसी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो इंडिया न्यूज से खास बातचीत में रेजिडेंट कमिश्नर संजय जून ने बताया कि हरियाणा सरकार यूक्रेन में फंसे बच्चों की हर मदद कर रही है और इसके लिए मुंबई में भी एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बना दिया गया है। यूक्रेन और आसपास के देशों से आने वाले बच्चों को सरकार अपने स्तर पर खाना पीना मुहैया कराएगी और उन्हें घर तक भी पहुंचाएगी।
यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के दौरान हरियाणा की तरफ से भी काफ़ी बच्चे वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं और कुछ बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। इसी के देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम फरीदाबाद में बना दिया गया है, जो रेजिडेंट कमिश्नर संजय जून की देखरेख में चालू किया गया है और वही उनकी तरफ से वहाँ जिम्मेदारी कर्मचारी अधिकारियों की लगाई है। हमारे साथ खुद संजय जून है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कंट्रोल रूम बना दिया गया है, किस तरह की सुविधाएँ वहाँ हैं, किस तरह से काम करेगा ये कंट्रोल रूम? देखिए, कंट्रोल रूम में तो किसी को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उस बारे में बताएं तो हम उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ टेकअप कर लेते हैं। अभी तक ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिविजुअल की नहीं आई है। दूसरा, जो रूटीन का इश्यूज़ हैं, क्योंकि वहाँ से जो लोगों को इवैक्यूएट करना है उसके लिए भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने मिनिस्टर्स भी भेजे हुए हैं, ऑफिसर्स भी भेजे हुए हैं जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ से वो लोग एक सिस्टम से बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। हरियाणा सरकार काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है बच्चों को वापसी के लिए, कंट्रोल रूम बनाया गया इसीलिए। अगर बात करें तो हरियाणा के कितने बच्चे हैं जो अभी वहाँ फंसे हुए हैं? देखिए, टोटल हरियाणा के 1703 बच्चों की लिस्ट है हमारे पास जो वहाँ पर थे। उसमें से लगभग मेरे हिसाब से 500 से ज़्यादा अभी तक वापस आ चुके हैं और ये लिस्ट पूरी नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़े कुछ और भी आ गए हों, जो कि क्योंकि लिस्ट पहले लिस्ट जो अभी हमने काम शुरू किया है, कुछ बच्चे, क्योंकि ये फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह से बात चल रही थी, तो वो कुछ बच्चे पहले भी आ चुके हैं। सर, शुरुआत में अभी कंट्रोल रूम चूँकि शुरुआत है उसकी अभी की गई है, कुछ फ़ोन कॉल्स कम आ रहे हैं, लेकिन जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, क्या उनकी क्वेरी है? नहीं, फ़ोन कॉल्स तो जनरली यही है कि भी हमारे बच्चे को जल्दी से जल्दी लाया जाए, उस तरीके की क्वेरीज़ हैं, तो वो तो एक सिस्टम से आ रहे हैं। जितना जल्दी भारत सरकार प्रयास कर रही है उसमें जो भी सीनियरिटी है या जिस हिसाब से डेस्टिनेशन के हिसाब से कुछ यहाँ पर दिल्ली लाए जा रहे हैं, कुछ बॉम्बे में आ रहे हैं। बॉम्बे में भी हमने 2 दिन पहले कल रात से हेल्प डेस्क स्टार्ट कर दी है, तो वहाँ से भी जो हमारे बच्चे आएंगे तो उनको भी सुविधा हम देंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार के निर्देश हैं कि जो बच्चे अगर बाहर से आ रहे हैं एयरपोर्ट से, आप उन्हें उनके घर तक भी आप ही पहुँचाएंगे, सरकारी तो स्तर पर पहुँचाएंगे? हाँ, हम पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, चूँकि बतौर रेजिडेंट कमिश्नर आप इसको देख रहे हैं खुद कंट्रोल रूम को और सारी चीज़ों को, तो बाकी के जो ज़िले हैं क्या वहाँ से भी कोई रिपोर्ट मंगाई गई है डीसी से या वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से? किस विषय में? इन्हीं बच्चों को लेकर, क्योंकि क्वेरी ज़िले वाइज भी आ रही होंगी, तो एक क्लब करने की कोशिश की जा रही है क्या उनको? सर नहीं, वो तो सारी रिपोर्ट्स तो चारों तरफ से आ ही रही हैं उसमें, क्योंकि सरकार के निर्देश अनुसार जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो बच्चे के पेरेंट्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, फ़ोन पे संपर्क साधे हुए हैं, तो सबसे बातचीत चल रही है। उनको बताया भी जा रहा है जो प्रगति है उसके बारे में भी बताया जा रहा है और उनको ये भी बताया जा रहा है कि सरकार किस प्रकार से प्रयास कर रही है बच्चों को वापस लाने के लिए। क्या ये जो कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा या कब से कब तक काम कर रहा है, किस तरह से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएगी? 24 घंटे काम कर रहा है कंट्रोल रूम। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ रेजिडेंट कमिश्नर संजय जून, जिनकी देखरेख में कंट्रोल रूम काम कर रहा है। पूरे हरियाणा स्तर पर इस कंट्रोल रूम को बनाया गया। जितने भी बाहर से आने वाले बच्चे हैं, सरकार की तरफ से साफ तौर से निर्देश हैं कि उनके घर तक, उनके खाने पीने से लेकर उनके पहुंचाने तक की व्यवस्थाएं सरकारी स्तर पर की जा रही हैं और ये तमाम ज़िले की जो रिपोर्ट है वो भी एक जगह क्लब कर सरकार को भेजी जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में बुधवार को बल्लभगढ़ खंड के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बल्लभगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में किया गया था। बल्लभगढ़ खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय ने कहा कि जहां पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला आयोजित किया गया है, इस मेले में बल्लभगढ़ खंड के ग्रामों के उन लोगों को सम्मानित किया गया जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है। आपको विदित है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, आज खंड बल्लभगढ़ के जितने भी गांव हैं उनके जो लाभार्थी हैं जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है जी, उनको यहाँ बुलाया गया है। सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ मौजूद हैं ताकि इन लाभार्थियों को डिपार्टमेंट की विभिन्न स्कीमों का लाभ दिया जा सके। इसमें 4 तरह की योजनाएँ हैं। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है कौशल विकास और चौथा है स्वयं सहायता समूह। ये सभी विभागों की स्कीम है, बेसिकली इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले हमने एक काउंसलिंग डेस्क रखा हुआ है जिसमें कि लाभार्थियों को किस
उनके लिए बेस्ट फिट कौन सी योजना है जिसकी तरह से वो अपना परिवार की इनकम बढ़ा सकते हैं, वो उन्हें सजेस्ट की जाती है, फिर उन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट के काउंटर पे डायरेक्ट किया जाता है, जहाँ पे उन्हें विस्तार से सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और यहाँ बैंक के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, तो जिनको लोन वगैरह की आवश्यकता है उनका लोन का प्रोसेसिंग का कार्य भी किया जा सकता है। आज 299 फैमिलीज़ जो हमें सिस्टम में पुश की गई है, तो 299 फैमिलीज़ हमने कल इनको सभी को फ़ोन भी कराए हैं, ग्राम सचिव के माध्यम से इनको पैम्पलेट ही, ये जो परिवार पहचान पत्र जिन लोगों ने बनाया है उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन किया गया था, ये सारा डेटा उसी डेटाबेस से लिया गया है। उस डेटाबेस में जिन व्यक्तियों की आय कम थी, जो 1 लाख से कम है, उन व्यक्तियों का चयन किया गया है ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। इनकम वेरिफिकेशन जी, लोकल कमिटीज़ वगैरह है, उसमें इनकम वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन भी किया गया है। बिल्कुल जी, सरकार की काफ़ी सारी स्कीम है, लोगों को जनरली इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो इसकी मेले के माध्यम से जो लोग यहाँ आए हैं, मैं आप बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि उन्हें कई योजनाओं के बारे में पता चलेगा और जो उनके लिए बेस्ट सूटेबल योजना है उसका वो लाभ भी ले पाएंगे। तो फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।